हमारा टॉपिक है वह है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मतलब उपभोक्ता का संतुलन। इस टॉपिक में हम लोगों को ये देखना है कि कंज्यूमर अपने कंजम्पशन के दौरान कहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। मतलब कंजम्पशन करते करते वो किस यूनिट तक कंजम्पशन करना चाहेगा मार्केट की परिस्थितियों के आधार पे। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यहाँ जो इस टॉपिक में बेसिकली हम लोगों को कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करने के 2-3 मेथड पढ़ने हैं। एक कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को लिए 2 अप्रोचेज हैं जानने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए। पहला यूटिलिटी अप्रोच और दूसरा जो है वो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच है। तो इन 2 अप्रोचों से कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करना वो इस टॉपिक के अंदर हम लोग करेंगे। अभी जब यूटिलिटी अप्रोच की बात आएगी तो फिर यूटिलिटी अप्रोच में 2 अलग अलग कंडीशंस हैं। पहला है इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, मतलब कंज्यूमर जब किसी एक ही वस्तु का कंजम्पशन कर रहा हो और तब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहां होगा। और दूसरा होगा कि इन केस ऑफ 2 कमोडिटी या मोर देन 2 कमोडिटी, कंज्यूमर यदि 2 या 2 से ज्यादा वस्तुओं का कंजम्पशन एक साथ कर रहा हो तब उसका इक्विलिब्रियम कंडीशन कहां पे होगा। और फिर इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में फिर हम लोग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को देखेंगे जब इन केस ऑफ 2 कमोडिटी, क्योंकि वो सिंगल कमोडिटी नहीं होगा। जब हम लोग इंडिफरेंस कर्व को पढ़ेंगे उस अप्रोच को तो वहां देखेंगे। तो अभी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को जानने के लिए या उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूटिलिटी अप्रोच का सहारा लेंगे। पहले यूटिलिटी अप्रोच से कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करने के लिए सीखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है क्या, व्हाट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। फिर से हम लोग उसको याद कर सकते हैं कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, तो कंज्यूमर कौन, तो ए पर्सन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज कंज्यूमर। जो व्यक्ति या किसी गुड्स या सर्विस को कंज्यूम करता है, मतलब अपनी किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, वो कंज्यूमर है। और कंजम्पशन से उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है, संतुष्टि मिलती है। हम एज ए कंज्यूमर जब किसी भी गुड्स या सर्विस को कंज्यूम करते हैं तो फॉर गेटिंग सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि प्राप्त करने के लिए। और जब कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के लिए या कोई भी चीज जब हम पा रहे हैं तो एक ह्यूमन नेचर है कि हम उसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, अधिक से अधिक। तो कंज्यूमर भी कंजम्पशन के दौरान जो उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है तो उसका ये प्रयास होता है कि वो अपने उस सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करे। और जिस यूनिट पर कंजम्पशन के दौरान जिस यूनिट पर उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो जाता है उस पोजीशन पर ही कंज्यूमर अपने को मैक्सिमाइज या कर लेने से और आगे वो कंज्यूम करता नहीं है और उस यूनिट तक वो कंज्यूम करता है जिसको कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की बात कहेंगे। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन वो कंडीशन है, वो स्थिति है वह जहां पर कंजम्पशन के दौरान कंज्यूमर फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाए। और वो सेटिस्फैक्शन भी कई चीजों पर डिपेंड करता है। तो जिस यूनिट पर कंज्यूमर मैक्सिमम नहीं सेटिस्फाइड हो जाए या उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो जाए और उसके आगे वो कंज्यूम करना न चाहे, वो पोजीशन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के नाम से जाना जाता है। कंजम्पशन के दौरान ये बात बिल्कुल है कि कंज्यूमर जहां भी जिस यूनिट तक जाकर के और उसके आगे वो किसी भी परिस्थिति के आधार पर कंजम्पशन न करना चाहे तब वो फुल्ली सेटिस्फाइड होगा। लेकिन वो कई चीजों पर निर्भर करता है। तो यहां पर हम लोग उस कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को देखने के लिए हम लोग पहले जो काम करेंगे वह है यूटिलिटी अप्रोच। यूटिलिटी अप्रोच में यूटिलिटी के माध्यम से कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम लोग उसके कुछ एजम्पशंस पे ध्यान रखेंगे कि एजम्पशंस क्या है, क्या कंडीशंस है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का। और ये जो एजम्पशंस यहाँ 3-4 लिखा है, ये तीनों चारों एजम्पशंस यूटिलिटी अप्रोच का है। हम लोग इसको कह सकते हैं ये यूटिलिटी अप्रोच का एजम्पशंस है, ये इंडिफरेंस कर्व अप्रोच का नहीं है। यूटिलिटी अप्रोच में जो दोनों कंडीशन में हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करेंगे तो उस समय इन एजम्पशंस का वहां पर होना, इन मान्यताओं का होना वहां जरूरी है। तो सबसे पहला है जो एजम्पशंस, जो शर्तें हैं कि द कंज्यूमर इज रेशनल। कंज्यूमर कैसा हो, रेशनल हो।
तो रेशनल कंज्यूमर का मतलब क्या, किसको हम रेशनल कंज्यूमर कहेंगे? रेशनल को हम एक तरह से जागरूक कर सकते हैं। तो रेशनल कंज्यूमर वो है जो कंजम्पशन के दौरान जिन चीजों का या जिस गुड्स या जिस सर्विस का कंजम्पशन कर रहा है और जिस स्थान विशेष पर कर रहा है, जिस मार्केट के अंदर कर रहा है, उसके बारे में पूरी जानकारी रखता हो। कई बार ऐसा होता है कि कंज्यूमर लेजी है और लेजी कंज्यूमर जो होता है वो रेशनल, उसको हम नहीं कहेंगे, लेजी है। लेजी है कहने का मतलब है कि कंजम्पशन करने वाली गुड्स या सर्विस या कंजम्पशन के मार्केट, उसके बारे में वो कोई भी ज्ञान रखता नहीं है और जो मिला उसको कंज्यूम कर लेता है। तो हमारा जो कंज्यूमर होगा वो रेशनल होगा, वो लेजी नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं कि मान लो कोई व्यक्ति सब्जी या फिर सब्जी लेने गए, सब्जी मार्केट में जाते हैं, तो एक रेशनल होने के नाते क्या होगा? अब मान लीजिए एक व्यक्ति सब्जी लेने जाता है तो पहले जिस मार्केट में जाता है, सब्जी बाजार होगा तो डेली मार्केट है या जहां भी तो पहले वो सब्जी को, मार्केट को एक बार समझने का प्रयास करता है, क्योंकि सब्जी मार्केट एक ऐसा है जहां डे बाई डे प्राइस का वेरिएशन होता है, उसके क्वालिटी क्वांटिटी इन चीजों का वेरिएशन होता है। तो सबसे पहले वो मार्केट को जरा समझे। मार्केट में वो घूमता है, दो चार जगहों पर पूछता है, देखता है सामान, उसका रेट पूछता है और उसको कंपेरिजन करता है और मनी मर वो कंपेरिजन करने के बाद तब निर्णय करता है कि कौन सी सब्जी कहां से लेना है और इस आधार पर वो कंजम्पशन करता है। तो ये एक कंज्यूमर की स्थिति हो गई। दूसरा है, अब एक कंज्यूमर दूसरा है, मार्केट जाता है और मार्केट में घुसा, सामने जो मिला, जिस रेट पर मिला, जिस क्वालिटी का मिला, वो लेकर करके चला आता है। तो पहला जो कंज्यूमर है जो मार्केट को समझ कर करके उसके क्वालिटी क्वांटिटी प्राइस बाकी चीजों को कंपैरिजन करके अपनी आवश्यकताओं को देख कर करके और तब क्या करता है कि कहां से कौन सी चीजें लेनी है और कितनी मात्रा में लेना है, ये रेशनल कंज्यूमर है, क्योंकि ये हर चीजों का आकलन करके अपना कंजम्पशन तय करता है। लेकिन दूसरा जो एग्जांपल दिया कि वो गया और मार्केट में जो सामने मिला, जिस क्वालिटी का मिला, जिस रेट पर मिला, वो लेकर के चला आता है, तो ये लेजी है। इसको तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम ऐसे कंज्यूमर का अध्ययन नहीं करते, मतलब हमारा जो कंज्यूमर होगा वो रेशनल होगा, वो लेजी नहीं होगा। तो ये पहली शर्त है कि कंज्यूमर रेशनल होना चाहिए, मतलब वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को पाने के लिए हर परिस्थिति, हर चीजों का पूरा आकलन करता है। ये पहला कंडीशन या पहला अप्रोच है जिसको हम कहेंगे कंज्यूमर इज रेशनल। अब दूसरा है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर में यूटिलिटी को मेजर किया जाएगा। पिछले क्लास या वीडियो में आपने देखा होगा कि यूटिलिटी अनमेजरेबल है, हम लोग चर्चा किए थे। क्यों? क्योंकि वो साइकोलॉजिकल है, सब्जेक्टिव है, इसलिए अनमेजरेबल है। अनमेजरेबल होने के कारण हम उसको मेजर नहीं कर सकते, इस बात पर हम लोगों ने चर्चा किया था। लेकिन ये भी देखे थे कि ये यूटिलिटी अनमेजरेबल रखेंगे तो आगे के कॉन्सेप्ट को समझना आसान नहीं होगा, तो उसको मेजर करना है तो दो अप्रोच है, कार्डिनल और ऑर्डिनल। अब इस दोनों में यदि हमको चयन करना है कि कौन सा ज्यादा उपयुक्त होगा, कंजम्पशन के दौरान कितना सेटिस्फैक्शन मिला, उसको ऑर्डर देना ज्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू उसको कार्डिनल नंबर में बतलाना। लेकिन फिर भी हम लोग उस समय चर्चा किए थे कि नहीं, हम उसको रैंक करते हैं तो समस्या जस की तस बनी रहेगी, हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए यूटिलिटी को कार्डिनल अप्रोच में ही मेजरमेंट करना, मतलब कार्डिनल नंबर में 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार हम उसको मेजर करेंगे। मतलब कंज्यूमर जब किसी गुड्स का या किसी सर्विस का पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट इस प्रकार कंजम्पशन करेगा तो हर यूनिट से उसका मिलने वाला सेटिस्फैक्शन को कार्डिनल नंबर में 10 यूटिल्स, 10 यूटिल्स, 5 यूटिल्स, 10 यूटिल्स, इन यूटिलों में उसको संख्याओं में मापना होगा। इसलिए कहा गया कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर, मतलब संख्याओं में ही मापना। हम उसको रैंक नहीं करेंगे, और रैंक करेंगे तो यहाँ यह संभव नहीं होगा, इसके माध्यम से हम लोग उसको समझ पाए। तो कार्डिनल नंबर में मापना, हम लोग वहां भी देखे थे कि यूटिलिटी को एक इमेजिनरी साइकोलॉजिकल यूनिट जो है उसका यूटिल्स में मापते हैं। तो कार्डिनल नंबर जैसे हम 10 यूटिल्स, 5 यूटिल्स, 20 यूटिल्स, इस प्रकार हम इसको मेजर करेंगे। तीसरा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मनी का मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कांस्टेंट होगा। हमने कहा था कि मार्जिनल मतलब क्या, टर्म्स को ध्यान में रखें। तो मार्जिनल मतलब 1 एडिशनल यूनिट। अब यहां पर शब्द है मनी, मार्जिनल यूटिलिटी किसका, तो मनी का। तो एक मनी कहता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का कांस्टेंट होने का मतलब क्या है।
तो मार्जिनल यूटिलिटी का मनी का मार्जिनल यूटिलिटी का कांस्टेंट है कि हर यूनिट ऑफ मनी का जो परचेजिंग पावर होगा वो सेम होगा। मान लीजिए कि 5 रुपया का हम एक यूनिट बनाते हैं, तो एक 5 रुपए में उस पर्टिकुलर गुड्स का जितना यूनिट परचेज होता है, दूसरा भी 5 रुपया का जो दूसरा यूनिट होगा उसमें भी उतना ही होगा। मतलब हर यूनिट ऑफ मनी का परचेजिंग पावर जो है वो कांस्टेंट होगा, वो वेरी नहीं करेगा। तो अब मन में हो सकता है कि नहीं, मनी तो कांस्टेंट ही रहता है परचेजिंग पावर। तो कई बार आप मार्केट गए होंगे तो कुछ परिस्थितियों से आकलन पड़ा होगा। जैसे मान लीजिए आप कोई सामान लेने गए कि 100 रुपया में एक यूनिट, और आप 2 यूनिट लेते हैं तो तीसरा यूनिट आपको फ्री मिल जाता है। तो यदि आप कहता है कि बाई 2 गेट 1 फ्री, इस प्रकार का कुछ ऑप्शन आप मार्केट में देखते हैं, तो वहां यदि आप गौर से देखते हो कि आप यदि एक यूनिट परचेज करते हो उस वस्तु का, तो आपको यदि उसका प्राइस 100 रुपया है तो आपको 100 रुपया पे करना है। 100 रुपए का परचेजिंग पावर, मान लीजिए वो एक टी शर्ट है, तो 100 रुपए का परचेजिंग पावर एक टी शर्ट हो गया। लेकिन वही मार्केट फिर कहता है कि अगला आप 100 रुपया और हमको देते हैं तो आपको 2% देंगे, क्योंकि वहां बाई 2 गेट 1 फ्री है। तो अगला जब आप 100 रुपया देते हैं तो उससे आपको वो 2 टी शर्ट देता है। तो यहां क्या हुआ कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहा। पहले 100 रुपए का परचेजिंग पावर एक टी शर्ट, लेकिन दूसरे जो 100 रुपया है दूसरा यूनिट है उसका परचेजिंग पावर 2 टी शर्ट हो गया। तो यहां पर यदि इस प्रकार का स्थिति रहेगी तो वहां पे जो हम लोग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को ढूंढने की बात करेंगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि कंज्यूमर वहां नॉर्मल नेचर प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। इसलिए कहा गया कि वो कांस्टेंट होना। अब हो सकता है कि क्यों नहीं होगा, अब मार्केट इस प्रकार का स्कीम क्यों देता है। तो जैसे आप देखें कि मान लीजिए 3 शर्ट का दाम 200 रुपया पड़ रहा है, तो 3 शर्ट का दाम यदि 200 रुपया है तो एक शर्ट का दाम कितना हो गया, उसके हिसाब से जो बाई 2 गेट 1 फ्री लगाता है, तो आप उसको देखेंगे तो कितना पड़ जाएगा, लगभग 60 रुपया, 60 से थोड़ा ज्यादा। तो ये जो स्थिति आएगी उसको 63 रुपीज का जो पड़ेगा वो, अब आप यदि उस दुकानदार को कहो कि हम एक ही टी शर्ट लेते हैं और हम 63 के जगह पर हम 70 रुपीज आपको पे कर देते हैं, क्या वो मार्केट आपको देने को तैयार होगा? तो सीधा उत्तर होगा नहीं, क्योंकि वो जो स्कीम लगाया है वो कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कराने के लिए वो स्कीम लगाया है। और इस नाते से वो देखता है कि जब कंज्यूमर सोचता है कि हम पहला 100 रुपया खर्च कर रहे हैं पहला यूनिट का, तो हमको एक ही टी शर्ट मिल रहा है, लेकिन 100 रुपया और लगा दे तो हमको 2 टी शर्ट मिलता है। तो कंज्यूमर को अपने दूसरे जो 100 रुपए का जो दूसरा यूनिट है उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो बढ़ जाता है। तो कंज्यूमर को वहां लगता है कि अगला 100 रुपया और हम खर्च कर दे तो हमको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो इस लालच में या वो ज्यादा सेटिस्फैक्शन लेने के चक्कर में वो दूसरा 100 रुपया का या दूसरा यूनिट जो है वो खर्च करता है, क्योंकि उसको 2 टी शर्ट मिल रहा है। तो यहां पर कंज्यूमर को बाहरी परिस्थितियों के आधार पर या प्राइस के आधार पर, मनी के परचेजिंग पावर के आधार पर ज्यादा कंज्यूम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जो मार्केट उसको करता है। ऐसे कंडीशन में कंज्यूमर अपना नॉर्मल नेचर नहीं प्रदर्शित करता। कई बार ऐसा होता है कि हमको आवश्यकता हो या ना हो, हम एक टी शर्ट लेने गए और इस प्रकार का स्कीम दिखे तो हम 3 लेकर के चले आए मार्केट से, और मार्केट हमको ज्यादा कंज्यूम करने के लिए इस नाते प्रोत्साहित करता है। तो ये सिचुएशन नहीं हो तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब हम जितना यूनिट भी परचेज करें, उसका खर्चा करें, हमको उससे उतना ही उसका जो कंजम्पशन है वो मिलेगा। मान लीजिए कि एक टॉफी का दाम 5 रुपया है, तो हम 5 रुपीज को हम एक यूनिट मान ले, तो हम यदि 5 रुपीज पे कर रहे हैं तो एक टॉफी मिलता है, तो अगला फिर एक 5 रुपीज पे करेंगे तब भी हमको एक ही टॉफी मिले, फिर अगला करें तब भी एक ही टॉफी मिले। तो ये होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का कांस्टेंट होना। तो यहां पर कंज्यूमर जो है वो अपने नेचर्स के आधार पे कंजम्पशन करेगा, इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। फिर है चौथा कि देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। आगे हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड जब पढ़ेंगे तो कुछ जो फैक्टर्स हैं जिन पर हमारा डिमांड निर्भर करता है, उसमें ये 2 महत्वपूर्ण फैक्टर है, पहला प्राइस और दूसरा इनकम। जब भी हम मार्केट में जाते हैं कंजम्पशन करने, तो ये 2 चीजों पर हमको सबसे पहले तय करना पड़ता है कि हम क्या कंज्यूम करेंगे और कितना करेंगे। ये 2 फैक्टर ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें आप देख सकते हैं पहला प्राइस और दूसरा इनकम।
तो प्राइस और इनकम ये अनचेंज्ड रहेगा ड्यूरिंग कंजम्पशन। क्या होता है कि कंजम्पशन के दौरान यदि प्राइस घट गया तो आप ज्यादा कंज्यूम करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि हमको उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। बढ़ गया तो आप कंजम्पशन क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो प्राइस का घटना और बढ़ना, प्राइस यदि प्राइस और डिमांड में जो है वो हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है। प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घट जाता है, और प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ जाता है। तो इसलिए ये नहीं होना चाहिए। और सेम है फिर इनकम, हम क्या कंज्यूम करेंगे और कितना करेंगे, तो ये दो चीजों में, पहले प्राइस और बाद में इनकम। फिर हमारा इनकम पर भी निर्भर करता है कि हमारे पॉकेट में कितना पैसा है, उस कंजप्शन पर हम कितना खर्च करना चाहते हैं, ये हमारे इनकम के आधार पर तय होता है। इनकम यदि बढ़ता है तो कंजम्पशन का लेवल बढ़ जाता है, और इनकम घटता है तो कंजम्पशन का लेवल घट जाता है, जो स्वाभाविक तौर पे होता है, हम चाहें या ना चाहें वो होगा ही। तो इनकम और कंजम्पशन में डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो कंज्यूमर जब कंजम्पशन कर रहा हो किसी भी गुड्स या सर्विस का, तो ये जो दो फैक्टर है प्राइस और इनकम, वो उसको सीधा प्रभावित करता है। इसलिए यहां कहा कि देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मतलब वस्तु के मूल्य में कंजम्पशन के दौरान, फर्स्ट यूनिट और लास्ट यूनिट के कंजम्पशन के दौरान प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, प्राइस कांस्टेंट होगा। और दूसरा है कि कंज्यूमर का इनकम भी कांस्टेंट होगा, वो इनकम भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इनकम भी कंजम्पशन को डायरेक्टली उसको जो है इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है, इसलिए वो नहीं होगा। ये एजम्पशंस, इसके अलावा भी जो और भी डिटर्मिनेंट्स होंगे, उन डिटर्मिनेंटों में भी कोई चेंज ना हो। तो ये एक मुख्य रूप से 4-5 या 4 यहाँ पे दिया हुआ है, जो एजम्पशंस, ये शर्तें पूरा करने पर ही यूटिलिटी अप्रोच को हम लोग समझ पाएंगे। तो ये हमारा एजम्पशंस है, चाहे वो अभी हम लोग पहले सिंगल कमोडिटी देखेंगे तभी यूटिलिटी अप्रोच का ये एजम्पशंस रहेगा, 2 कमोडिटी में भी जाएंगे तो ये अप्रोच जो रहेगा यूटिलिटी अप्रोच का, ये एजम्पशंस वहां एज इट इज रहेगा। अब आते हैं, जब हम लोग किसी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो फिर उसके कुछ और फैक्टर्स पे काम करना, तो उसमें जब अब उसको हम लोग अलग अलग करते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है और उसका एजम्पशंस क्या है। तो ये दोनों कंडीशंस में जाएगा कि कंज्यूमर इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी भी, और कंज्यूमर जो कंज्यूमर करेगा कंजम्पशन इन केस ऑफ 2 कमोडिटी में भी। अब आता है उसका एक जनरल थ्योरी। जनरल थ्योरी क्या कहता है, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा। तो इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की जो शर्तें होंगी वह है मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस। मतलब कंजम्पशन के दौरान कंज्यूमर को जो मार्जिनल यूटिलिटी होगा, मतलब अंतिम यूनिट्स का जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो, और उस यूनिट का जो प्राइस होगा, ये दोनों जहां पे इक्वल हो जाएगा कंज्यूमर वहीं पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस जहां पर होगा वो कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम। सामान्य तौर पर जब हम मार्केट जाते हैं तो किसी भी वस्तु का जो प्राइस है, इट्स प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो किस चीज पर निर्भर करता है। तो यहां दिखा रहा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रूपी। इसको डिवाइडेड बाई से ज्यादा अच्छा करना चाहिए कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए रूपी। मतलब हम किसी भी वस्तु को जब परचेज करते हैं या मार्केट में किसी वस्तु का जो प्राइस तय होता है वो इस पर तय होता है कि हम किसी वस्तु को जो परचेज कर रहे हैं तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी, जो हम यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं उसका मार्जिनल यूटिलिटी कितना है हर एडिशनल यूनिट से, और उस पर जो हम खर्च कर रहे हैं वो कितना है, और वो उसका प्राइस तय करता है। तो ये मार्केट के प्राइस का तय होना है। और इसको हम लोग बिल्कुल साधारण शब्दों में समझे, हम टेक्निकल लैंग्वेज छोड़ दे और समझें तो मार्केट में कैसे प्राइस तय होता है। जैसे मान लीजिए आप बाजार जाते हो, आप अपने लिए कोई चीज लेना चाहते हो, मान लीजिए आप आलू ही खरीदने गए या कोई सब्जी, आप हरी सब्जी ले रहे हो, दुकानदार से आपने उसका रेट पूछा, उसने बोला मान लो 20 रुपए केजी। उसने बोला 20 रुपए केजी, और आप बोलते हो कि नहीं हमको 18 दो, 15 रुपए केजी दो। तो क्या यदि सेलर ने 20 रुपए केजी प्राइस मांगा तो कंज्यूमर के नाते हम क्या देख रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हम यदि 1 केजी सब्जी वो ले रहे हैं तो उससे मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी, हमको उससे कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, और फिर हम उस पर जो खर्च कर रहे हैं, हम जो रुपया कर रहे हैं, जो हमारा सेक्रीफाइस है मनी के रूप में, वो कितना है, और हम उसको कंपेयर करते हैं। अब हमको वहां पर क्या लगा कि सामान्य तौर पर यदि आप 20 रुपए केजी दुकानदार ने रेट बताया, हम उसको 15 बोले, 18 बोले, तो क्या हुआ कि 20 रुपए का सेक्रीफाइस और 20 रुपए उस 1 केजी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन,
दोनों हमारे लिए बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए हम रेट कम करते हैं। और हमने उसको बोला कि नहीं चलो 15 रुपए केजी आप दोगे क्या, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो 15 रुपए का सेक्रीफाइस है और उस 1 केजी सब्जी से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो दोनों इक्वल हो रहा है, तब हम वो प्राइस तय करते हैं। तो जनरल रूल में प्राइस कहां तय होता है, तो इन चीजों के आधार पर कंज्यूमर जो रेट तय करता है और उस प्राइस पर सेलर यदि बेचने को तैयार हो जाए तो होता है। तो समान तौर पर होता है कि सेलर जो प्राइस मांगता है कंज्यूमर देने को तैयार हो जाए तो वो प्राइस तय हो गया, या कंज्यूमर जिस प्राइस पर मांगा सेलर देने को तैयार हो गया तो वो प्राइस तय हुआ, या दोनों में विषमताएं हैं, अंतर है और दोनों जिस प्राइस पर कंप्रोमाइज कर लेता है, दोनों सहमत हो जाता है सेलर और बायर्स, वो प्राइस तय होता है। और ये जो सहमति होती है वो कंज्यूमर्स के आधार पर, इसी आधार पर होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रूपी। मतलब एक कंज्यूमर जो खर्च कर रहा है उस एडिशनल यूनिट का एक अतिरिक्त इकाई का मार्जिनल यूटिलिटी और उस एडिशनल यूनिट से अंतिम यूनिट से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है, इसके आधार पर उस वस्तु का, उस मार्केट का प्राइस तय होता है। अब मार्केट का हमने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है कांस्टेंट, यहाँ पर पहले ही ले लिया है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट होने का मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू, क्या हमने यहाँ ₹1 लिखा है, नहीं भी लिखेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रूपी इज इक्वल टू क्या होगा 1। कांस्टेंट को हम लोग 1 से दिखाएंगे, तो ये जो 1 है मार्जिनल यूटिलिटी 1, तो हम इसको यहाँ पे यदि पुट करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रूपी 1 हो जाएगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू प्राइस। तो 1 समान तौर पर हम लिखते नहीं, तो मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस। तो उस वस्तु का अंतिम यूनिट्स का जो मार्जिनल यूटिलिटी है और उस वस्तु का प्राइस, ये दोनों जहां आपस में इक्वल हो जाएगा वो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के नाम से जाना जाएगा। पॉज करिए।